हेलो बच्चों। स्वागत करता हूं आपका विद्या सेतु के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की गणित मंजरी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो ये सारा जो चैप्टर है ये रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस चैप्टर की मैंने 3 एक्सरसाइज करवा दी हैं, एक्चुअली 4 एक्सरसाइज मैंने करवा ली हैं 3.1 से 3.4 तक। अभी अगले वीडियो में मैं 3.5 एक्सरसाइज कराऊंगा। तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 3 में ये जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो पहले इनकी क्लैरिटी जरूरी है। तो एक्सरसाइज 3.5 पे जाने से पहले हमें ये क्लियर करना होगा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रैशनल नंबर्स की। तो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। देखो, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे 2/3, ठीक है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही मैं एक दूसरा फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो 4/0, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो हमें, जो q की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है। तो इस तरह के तो नंबर होता ही नहीं है। तो ऐसे तो ना ये रैशनल है ना इरेशनल है, यानी कि किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये एक रैशनल नंबर है। अब जो इरेशनल नंबर है वो ऐसे नंबर होंगे जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकते। तो जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ये समझ गए? अब देखिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत राज जानना है हमें, ठीक है। अभी बहुत सारे राज जानने हैं नंबर्स के बारे में हमें। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो अभी रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स, पहले तो हमने जान लिया कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, और यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा बस। बाकी p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अब ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इनको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में। और इन डेसिमल से ही मैं पहुंचूंगा इरेशनल नंबर्स तक। अभी कहानी बहुत आराम से चल रही है कि रैशनल नंबर हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक इंटीजर की कैटेगरी बना दी, फ्रैक्शंस की कैटेगरी बना दी, और डेसिमल्स की कैटेगरी बना दी। अब ये इंटीजर्स क्या हैं? तो अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, जैसे ये नंबर लाइन है, इससे समझते हैं। यहाँ पर 0 बैठा हुआ है बीच में, और यहाँ पर आप इस तरह के नंबर्स देखते हो 1 2 3, और इधर नेगेटिव होते हैं 1 -2 -3। तो इस नंबर लाइन के ऊपर आप ये जो होल नंबर्स देख रहे हो, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 0 है, तो ये सब क्या है, ये इंटीजर्स है। ये अपने आप में पूरे नंबर्स हैं, तो ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ये 1 -3 -2 -1 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर ये जो 0 बच गया ये सिर्फ इंटीजर है बेचारा। इसको ना तो नेगेटिव वालों ने लिया ना पॉजिटिव वालों ने लिया, इसको अकेला छोड़ दिया, तो ये बेचारा इंटीजर बन के ही रह गया। तो जो 0 है वो ना ही नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। बाकियों की ग्रुप बन गई, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर कहलाए और राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाए। तो इनकी पहचान क्या है कि ये अपने आप में पूरे नंबर होते हैं। 1 2 3, तो इंटीजर्स क्या हो गए, -1 -3 -95, पूरे नंबर हैं। 0 भी आ गया इसमें, फिर ऐसे ही 7 9 105 जो अपने आप में पूरे हैं, यानी ये डेसिमल में नहीं है। तो ये सब क्या है, इंटीजर्स है। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ यहाँ ये सब फ्रैक्शन और डेसिमल बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ मैं, देखिए यहाँ पर ये जो 1 है और 0 है इसके बीच में जितने भी नंबर बैठे हुए हैं वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। या 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर बैठे हुए हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस की। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या होंगे, ये पूरे नंबर नहीं होंगे। जैसे 1/2 है, और
3/5 है, उसके बाद 7/9 है। तो यानी कि पूरे नंबर नहीं है। अब जैसे मैंने 4/4 लिख दिया तो ये अपने आप में 1 बन जाएगा, तो ये भी पूरा नंबर है। अगर मैंने 8/4 लिख दिया तो ये भी पूरा नंबर है। तो ये फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ये फ्रैक्शंस नहीं है और ये भी फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि अपने आप में क्या है, इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शंस वही हैं जो अपने आप में पूरे नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शंस भी अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या प्रॉपर फ्रैक्शन है। उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी इतना ही समझ लेते हैं, ये फ्रैक्शंस हैं, ये इंटीजर हैं। अब बात करते हैं डेसिमल्स की। तो अब यहाँ पर जो डेसिमल्स हैं वो क्या है, जैसे मैंने क्या बताया था कि 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों बैठे हुए हैं। तो डेसिमल क्या है, ये फ्रैक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये डेसिमल में होते हैं, यानी कि पॉइंट में होते हैं। जैसे 1/2 है, इसको मैं डेसिमल में 0.5 लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 3/5 है, इसको मैं 0.6 लिख देता हूँ। तो ये सब डेसिमल नंबर्स हैं। और ये भी कहाँ बैठे हुए हैं, ये भी नंबर लाइन पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ये क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज हैं। और ये डेसिमल कैसे हैं, देखिए यहाँ पर डेसिमल जो है ये कितना ही बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई ऐसे ही कोई डेसिमल ले लेता हूँ, 525, इस तरीके से चल सकता है। तो डेसिमल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स हो सकती हैं। लेकिन इंटीजर्स की वैल्यू फिक्स है, तो ये फिक्स है। लेकिन डेसिमल्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, और हो भी सकती है। तो ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पर ये फिक्स है 0.5, उसके बाद ये खत्म हो गया। लेकिन ये कितना भी हो सकता है। अब मैं डेसिमल्स के बारे में आगे, इनकी कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा कि डेसिमल्स के जो नंबर है वो किस किस तरीके से आ सकते हैं, और वहीं से हम पहुंचेंगे इरेशनल नंबर्स तक। तो चलिए अब आगे बात करते हैं डेसिमल्स के बारे में। देखिए जो डेसिमल्स हैं ये किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। डेसिमल्स जो बने हैं वो फ्रैक्शन से ही बने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन लिया है, मान लीजिए 4/5। तो अगर मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.8। ठीक है। एक मैं दूसरा फ्रैक्शन लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिया 1/3। तो इस 1 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0.3। एक बार मैं डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे चलेगा। और ऐसे क्यों हुआ, देखिए मान लीजिए मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये 3 1 पे नहीं जाएगा तो पॉइंट आएगा, और इसको 0 मिल जाएगा। तो अब जाएगा, अब बात करेगा इससे कि भाई 3 पे चला गया 9, अब यहाँ 1 बचा, तो अब 0 मिल जाएगी क्योंकि मैंने पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ 0 फ्री में मिलेगी अब। तो फिर 3 पे चला जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 मिल जाएगी, फिर 9 आएगा, तो ये चलता ही रहेगा। अब ये एक कुचक्र में फंस चुका है 1/3। ये इसका कभी अंत नहीं होने वाला। इधर से 0 मिलती रहेगी और इधर से ये 3 पे जाता रहेगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका कोई भी लास्ट में कहीं पर भी ये टर्मिनेशन नहीं मिलने वाला इसको अपना। तो 1/3 का जो डेसिमल है वो क्या हुआ, पॉइंट के बाद 3 3 3 चलता ही रहा, और ये इनफाइनेटली चलता ही रहेगा, इसका कभी कोई अंत नहीं होने वाला। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर जब मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया तो ये 0.8 पे जाके रुक गया। ठीक है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर 4 को 5 से डिवाइड किया तो ये 0.8 पे सीधा चला गया, ये सीधा 40 और 8 और 40 मुझे मिल गया था, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि 8 पे जाके ये रुक गया था। तो यहाँ पर ये जो 0.8 है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट हो गया ये। और जैसे ही मैं 1/3 के पास आया मुझे पता चला ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, 3 3 3 3, इसका कहीं पर भी कोई अंत नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि ये 3 3 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और डिजिट नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है अपने आप को, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऐसे इसका भाई है, दूसरा भाई कौन हो सकता है। अब जैसे मैंने 1/7 लिया, अब जब मैं 1/7 को, जब 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 को 7 से डिवाइड करना चाहा तो 1 पे नहीं जा रहा, तो पॉइंट दे दिया, इधर 0 मिल गई, तो 7 1 जा 7। उसके बाद यहाँ क्या आया, 3, इधर 0 मिल गई तो 4 आया, 8 4 पे चला गया, फिर यहाँ 20 आया, तो ये 7 2 जा पे चला गया, 14, फिर यहाँ 60 आया, फिर ये 8 पे चला गया, फिर ये 56 आया, यहाँ 40 बच गया, फिर ये 5 पे चला गया, उसके बाद यहाँ पर 35 आया, उसके बाद 5 रिमाइंडर बचता है, 0 मिल गई, फिर ये 7 जा पे चला गया, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर फिर 10 बन गया। अब देखिए, अब ये वापस 1 पे जाएगा, क्या आएगा फिर 7, फिर यहाँ 30 आएगा, फिर यहाँ 28, 4 जा पे चला जाएगा,
फिर यहाँ 20 आया, फिर ये 2 जा पे चला जाएगा, फिर यहाँ 60 आया, फिर ये 8 जा पे चला गया, और ये इस तरीके से ये ऐसे चलता रहेगा। ये 56 और फिर यहाँ पर 48 जा पे गया, 5 जा पे गया, और फिर से क्या मिल गया 50, और फिर यहाँ 49 पे जाएगा, और यहाँ फिर वापस क्या आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब ये शुरुआत कहाँ से हुई थी 10 से, फिर हमें यहाँ पर 10 मिला, और उसके बाद यहाँ पर फिर से मुझे क्या मिल गया 10, 10 मुझे यहाँ पर फिर मिल गया। तो यानी कि ये देखो ये साइकिल चल रहा है, यहाँ पे ये 10 आया और फिर 10 आया। तो ये एक 10 यानी कि 50, जब दूसरा 10 शुरू हुआ था वहां तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया था 142857, और उसके बाद जब ये तीसरा 10 आया तब फिर से 142857 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 142857। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो ब्लॉक है, डिजिट्स का एक ब्लॉक है जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो 1 का डिवीजन था 7 से, ये भी नहीं रुकने वाला, ये आगे ऐसे चलता रहेगा। रुकना रुकने का नाम ये भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर भी मुझे एक पैटर्न मिल गया है, तो एक ये पैटर्न मिल गया मुझे यहाँ पर देखिए, और ये पैटर्न कैसा है, रिपीटिंग है। तो अब मैंने देखा कि जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक पैटर्न मिलता है रिपीटिंग। तो ये भी कैसा नंबर है, ये कैसा फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे चलता रहेगा ऐसे ही, फिर से ब्लॉक रिपीट होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एंड रिपीटिंग, और रिपीट क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं जैसे 1/3 है, इसको मैंने क्या दिया था 0.333, ये वाला पैटर्न दिया था या मिला था। अब इसको मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से, तो ये भी पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या चलेगा 0.666, तो इसका भी पैटर्न चलेगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पैटर्न मिलने वाला है, ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन से मैंने क्या क्या सीखा, तो हमने ये देखा यहाँ पर कि दो तरह के डेसिमल निकल के आ रहे हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल्स में हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आया था 0.5 आया था। फिर मैंने देखा मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ मुझे मिला 0.333, और ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैंने 1 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.25, ये रुक जाएगा यहीं पर। फिर उसके बाद 1/5 था, इसका आंसर आएगा 1/2, ये भी यहाँ पर रुक जाएगा। उसके बाद 1/6 है, तो 1/6 का जो आएगा वो क्या आएगा 0.166, ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर 1 आने के बाद 6 रिपीट होगा। ठीक है। तो ये 6 6 ऐसे चलता ही रहेगा। और उसके बाद 1/7 पे मैंने देखा ये 0.142857, और उसके बाद फिर से 142857, ये जो ब्लॉक है ये रिपीट होता रहा। उसके बाद मैंने देखा 1/8 से मैंने अगर डिवाइड किया तो ये आएगा 0.125, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, मैंने 1 को 9 से डिवाइड किया, उसके बाद मैंने 1 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आया 0.1111, अब ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद मैंने 1 को डिवाइड किया 10 से तो ये यहाँ पर 1 पे ही आके रुक गया। ठीक है। उसके बाद मैंने 11 से डिवाइड किया तो उसके बाद यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा 0.090909, ये ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि जब मैं 1 को 2 से करता हूँ डिवाइड तो ये क्या बना, ये टर्मिनेट हो गया, यानी कि जो डेसिमल आया वो क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। और यहाँ पर ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि लाइन चलती रहेगी, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है ये, बट रिपीटिंग है, ये रिपीट होता जा रहा है 666। तो यहाँ पर एक पैटर्न मुझे मिलता जा रहा है, कुछ फ्रैक्शंस में और कुछ में टर्मिनेशन मिल रहा है मुझे, यहाँ पर भी बट रिपीटिंग है, और ये टर्मिनेट हो गया, ये रिपीट हो रहा है। तो ये सब पैटर्न्स मुझे मिल रहे हैं किसमें, डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में मैंने दो चीज़ें देखी कि कुछ जो नंबर्स हैं डेसिमल में, फ्रैक्शंस हैं, वो टर्मिनेट होकर डिवाइड हो जाते हैं, कुछ टर्मिनेट नहीं होते लेकिन एक पैटर्न देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पहचानते हैं। अब देखिए ये जो क्या है टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग कैसे आया, ये क्या था 1/2 था, यानी कि अगर मैं 1 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये टर्मिनेटिंग मिल रहा है। इसमें क्या है 1/3 है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे कि जब मैं 3 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। तो अभी मैं सिर्फ टर्मिनेटिंग की बात करता हूँ। देखिए ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है किससे 1/4। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलता है, डेसिमल मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ
भी टर्मिनेटिंग मिला, और ये क्या है 1/5, और ये क्या है 1/5 की पावर 1। उसके बाद मुझे नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है, इसको छोड़ देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इसको भी छोड़ देते हैं। अब ये रहा टर्मिनेटिंग। अब ये क्या है 1/8। अब 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 1 को अगर मैं 2 की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल रहा है, टर्मिनेटिंग मिल रहा है। ऐसे ही अगला टर्मिनेटिंग कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ पर, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो इसमें क्या है, ये है 1/10, और इसका मतलब हुआ 2 × 5। यहाँ पर भी 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब यहाँ 9 में, 7 में, 6 में, 7 में और 9 में, और यहाँ पर 1/3 में, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 है, ठीक है, सिर्फ 2 और 5। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो मैं अगर 1/25 करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 1/25, तो इसका आंसर आएगा 0.04, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसकी जो फ्रैक्शन है 25, ये क्या है 5 की पावर 2। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट। और ऐसे ही 10 है, 10 में सिर्फ 2 और 5 ही है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा, तो यहाँ पर हमने सीखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कोई फ्रैक्शन है, और ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की पावर्स में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में, ठीक है। ये न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और m ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता है n 0 हो, वहाँ पर m 1 हो, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, तब भी ये टर्मिनेट करेगा। और m की वैल्यू 0 है तो 2 बचेगा, तब भी टर्मिनेट करेगा। अगर n की वैल्यू 1 है और 5 की वैल्यू, m की वैल्यू मान लो 2 है, तो मान लो n 2 की वैल्यू हमने 1 मान ली, और m की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 और 25, तो n क्या आ जाएगा 50। तो ये भी जो नंबर आएगा ये क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 हैं किसी भी पावर के साथ, तो फ्रैक्शन हमेशा क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, सिर्फ होने चाहिए, ध्यान ये। अब देखिए मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने जो फ्रैक्शन देखा था 1/6, तो वो क्या था, वो था 2 × 3। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 × 3 बनेंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर तो है लेकिन 3 भी आ गया है, और 1/6 क्या था, 0.166, नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। तो ऐसे ही 1/7 था, वो क्या था, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। ये ऐसे पूरा का पूरा जो ब्लॉक था वो रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर भी 2 नहीं है, सिर्फ 7 है, और यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 है। तो ये जो 7, 3 और जैसे 9 है, 9 के अंदर तो 2 3 आ जाएंगे ये, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या बनाया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बनाया था। तो जहां पर भी मैंने देखा ये 7, 9 और 3 आ गए, इन्होंने सारा काम बिगाड़ दिया। अगर 2 और 5 अकेले हैं डिनोमिनेटर में, 2 और 5, ठीक है, और बोथ या फिर दोनों हो, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो टर्मिनेट करेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 हैं और इनके अलावा कोई एक भी नंबर आ गया नीचे फैक्टर्स में, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आ गया, तो जो फ्रैक्शन से डेसिमल में वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, देखिए अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कोई और डिजिट, जैसे 3, 7, 11, 9, कुछ भी आ गया, 9 में भी अपने आप में 3 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ गया, कोई भी संख्या आ गई, 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गई इनमें से, तो जो डेसिमल होगा, तो जो डेसिमल होगा वो क्या आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, एंड पैटर्न बनेगा उसमें और रिपीट भी करेगा वो, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, 2 और 5, तो या फिर 5 या फिर बोथ आ गए, या फिर दोनों आ गए, 2 और 5 बोथ, 2 × 5 का कोई पेयर बन गया, तो भी वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट करेगा। अब देखिए हमने डेसिमल के दो चीजें देखी, दो रूप देखे हमने यहाँ पर। तो हमने डेसिमल के दो रूप देख लिए यहाँ पर, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक चीज हमने देखी, रिपीटिंग पैटर्न मिलता है हमें, एक
रिपीटिंग पैटर्न भी मिलता है। तो टर्मिनेटिंग जैसे 1/2 था, 1/4 था या 1/10 था, इन सब में 1/20 है। तो इन ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं। इनकी जो वैल्यू आएगी 0.5 आएगी, इधर 0.25 आएगी, इधर 0.1 आएगी, और इधर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 0.05 आ जाएगी। तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग में 1/3, 1/6 और 1/12 है, 1/15 है, कोई भी है, 1/14 है। तो यहाँ पर जैसे अगर देखा 6 में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, फिर 12 के फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें 2 है, फिर से 2 है और 3 है, इसमें 5 भी है, 3 भी है, इसमें 7 है, 2 है। तो यहाँ पर ये जो 3 और 7 अलग अलग नंबर फंस रहे हैं, इस वजह से ये रिपीटिंग पैटर्न में जा रहे हैं। तो डेसिमल के ये दो चीज़ें हमने सीख ली। अब देखिए कुछ डेसिमल्स होते हैं वो अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और डेसिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो दो कैटेगरी हमने देख ली है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग पैटर्न। अब हम सीखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहां पर रिपीटिशन नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट विदाउट रिपीटिशन। तो यहां पर ध्यान देने की बात है विदाउट पे, कि जो डेसिमल्स आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे बट विदाउट रिपीटिशन आएंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो फ्रैक्शंस थे, रैशनल नंबर्स थे। अब कहानी बदलने वाली है। तो अब हमें कुछ नंबर्स मिले, जैसे √2 है। अब ये जो √2 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो। अब इसकी वैल्यू मैं निकालने चला तो मैं कैसे निकालूंगा? अब देखिए इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम, कि अगर मुझे इसका √, निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पर इसको ऐसे पेयर में बनाऊंगा, फिर ये किस पे जाएगा, किसका स्क्वायर इसके आसपास है, 1, तो ये 1 यहाँ आ गया, फिर मैंने 1 और ये पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरता है। अब मुझे यहाँ एक नंबर चाहिए। अब मैं ये √2 की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी बस हम सिर्फ वैल्यू तक जाएंगे, प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोसेस ऐसे ही चलने दीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको मैं आगे समझाऊंगा ये क्या चल रहा है। ये मैं किसी भी नंबर का अगर √, निकालना है, मैं उसकी उसकी प्रोसेस कर रहा हूँ कि मुझे √2 की वैल्यू डेसिमल में चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने सिर्फ 2 लिखा और उसके पेयर बनाने होते हैं, तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए और 2 पेयर बन गए, पेयर में काम होगा यहाँ पर। फिर मैंने देखा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर ये है या फिर इसके नज़दीक है, 2। तो 2 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है। अब इससे छोटा स्क्वायर सिर्फ 1 का होगा, तो 1 1 जा 1, और फिर वही माइनस कर दिया तो यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ पर ये जो संख्या होती है मैं इसको डबल कर देता हूँ, वो यहाँ आ जाती है। तो ये जो है यहाँ पर 2 आया है, ये आया है 1 की मल्टीप्लाई करके 2 के साथ, इसका दुगना बनाना पड़ता है तभी 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इस नंबर के पास चला जाए। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, अगर मान लो मैंने 5 ले लिया, तो अब मुझे इसी की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 125। ये 100 से बड़ी हो गई, जबकि इससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 4 लेके देखता हूँ। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ मिलता है 96। अब ये ठीक है, अब यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको यहाँ पर पेयर को नीचे उतारा तो ये पॉइंट के बाद का पेयर था, तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, डेसिमल यहाँ आ गया। और उसके बाद क्या किया था हमने, अभी किस पे गया था, 4 पे गया था, 4 यहाँ भी चढ़ाना था, तो 1.4 तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद मैं फिर से पेयर उतार लूँगा, तो यहाँ पर पूरा पेयर उतरेगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका मैं फिर से डबल कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 28। अब अगर मैं यहाँ 2 करता हूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 400 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये करना ही नहीं है हमें। तो अब मुझे यहाँ पर इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा 1। अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 281, ठीक है। तो अब ये चलेगा। तो कहने का मतलब ये है, हम इस प्रोसेस को छोड़ के सिर्फ यहाँ पर आता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा ये इस तरीके से, 414, उसके बाद आता है 213, ये ऐसे चलता रहेगा। और ये पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होगा इसमें। तो हमने देखा कि जो √2 की वैल्यू निकाली है वो क्या आ रही है हमारी, 1.414213, और ये ऐसे चलती ही रहेगी और इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो ये इस तरह के जो डेसिमल्स आए हैं ये क्या हैं, विदाउट रिपीटिशन है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं। तो ऐसे ही अगर मैं √3 की वैल्यू निकालूंगा तो 1.73 ये ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही अब देखिए अगर मैं √4 की वैल्यू निकालूंगा तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये 2 बन गया तो इसको इसके नीचे अगर 1 रख दूं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो ये इसकी वैल्यू p/q की फॉर्म में क्या बन गई, 2/1। अब यहाँ मैं पहुंच ही नहीं सकता किसी भी फ्रैक्शन पे, यहाँ से तो मुझे फ्रैक्शन मिल गया इसका। अब जैसे मैं बात करता हूँ √13 की बात करता हूँ, देखो अब ऐसे ही मैं √13 निकालूंगा तो ये बनेगा 3.605, और ये ऐसे चलता रहेगा।
तो ये भी नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनेगा। तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकता। अब मैंने √25 लिया, अब ये √25 क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है और ये जो रूट है इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब 5 बच गया, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ, यानी कि 5/1 लिख सकता हूँ, तो यानी कि ये भी क्या आ गया, प्योर क्यूब की फॉर्म में आ गया। अब ये तो टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, उनको मैं फ्रैक्शंस में नहीं बना पा रहा हूँ। तो यहीं से जन्म हुआ इर्रेशनल नंबर्स का। तो हम पहुंच चुके हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, जैसे √2 है, √13 है, और इनमें एक वैल्यू पाई की भी है। अभी पाई क्या होता है, ये होता है 3.1415925, ये ऐसे चलता रहेगा, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा। एक ऐसा ही पाई का भाई है ई, ठीक है। अब ये जो ई है ये कहता है कि अगर मैं 1 को प्लस करता हूँ 1/1 फैक्टोरियल में और 1/2 फैक्टोरियल में, अब ये फैक्टोरियल क्या है इसको देख के घबराना मत, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इसको भी, और ये ऐसे चलता ही रहे तो क्या वैल्यू आएगी। तो ये फैक्टोरियल जो होता है कुछ नहीं होता, ये 1 की मल्टीप्लाई 1 से साथ हो जाती है, और 2 फैक्टोरियल है तो 2 को मुझे 1 तक जाना है, 2 × 1, और फिर 3 × 2 × 1, और इसी तरह से आगे 4 आएगा तो 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर ये जो पैटर्न है ये ऐसे चलता रहे और इसको मैं ऐड करूँ तो ई की एक वैल्यू बनती है जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली। तो ई की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 2.71828184590, ये ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि पैटर्न बन रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बन रहा इसमें भी। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू थी इसमें कोई पैटर्न नहीं बना और इसका कोई अंत भी नहीं है। ऐसे ही ई की वैल्यू जो हमने निकाली, ई की वैल्यू में भी कोई पैटर्न नहीं मिला। तो ये सिर्फ समझने के लिए, ये आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ई की वैल्यू फाइंड करनी आएगी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसे √2 √13 ये तो है ही, तो यहाँ कुछ वैल्यूज होती हैं जो साइन के साथ हम यूज करते हैं, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू ये होती है, इसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, कोई रिपीटिशन नहीं है। ऐसे ही ई की वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इस तरह से नंबरों को जोड़ूँ कि 1 में प्लस करूँ 1/1, फिर 1/2 × 1, 1/3 × 2 × 1, इस तरह से मैं जोड़ता चला जाऊँ, तो ये जो नंबर बनने वाला है ये भी क्या बनने वाला है, एक इर्रेशनल नंबर बनने वाला है। तो ये सब क्या है, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको मैं कभी भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा ये नंबर कहाँ पर कोई पैटर्न बना रहा है या फिर कहीं पर ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये p/q की फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सकते, तो इसलिए इनको बना दिया गया इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हमने सीखे हैं रैशनल नंबर्स, और फिर हमने सीखे प्लस इर्रेशनल नंबर्स। अब ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब दोनों भाई हैं तो इनका बाप भी होगा, तो इनका बाप कौन है, इनका बाप है रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये क्या होंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या हैं, वो सारे नंबर्स जिनको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अब इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा खेल इन दोनों नंबर्स का है कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को पहचानना है और इरेशनल नंबर्स को पहचानना है। तो ये दोनों नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। सारी की सारी नंबर लाइन, पूरी की पूरी नंबर लाइन जो है वो इन दोनों के मिलने से ही बनी है। तो सारे रियल नंबर्स कौन से हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं कोई भी नंबर उठा लूं, जैसे -1 -2 1 2 3, ये क्या है, इंटीजर हैं। अब इनके बीच में कहाँ कौन बैठे होंगे, फ्रैक्शन बैठे होंगे, ठीक है। तो इनके बीच वाले जो नंबर हैं यहाँ पर तो ये फ्रैक्शंस है। और जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर लाइन के ऊपर, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं उन दोनों में क्या फ़र्क है, वो सब मिलकर कहाँ बैठते हैं, उन सब की जगह है नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे इन सभी नंबर्स को कैसे पहचानना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।